Good morning, everyone. In this lecture, we are going to cover three different topics, in which number one is ethical dilemmas, number two is conscience, and within this, there is a subtopic crisis of conscience, and third one is conflict of interest, which comes under ethical concerns या फिर transparency issues में भी आप include कर सकते हो. So we have to deal three things: conflict of interest, ethical dilemmas, conscience, and within this crisis of conscience. आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अगेन. मैं ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज जो पहला लेक्चर था उसमें मुझे कुछ वॉइस के इश्यूज लगे. सो टू हैव ईज टू यू इन लिसनिंग दिस, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस अगेन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द बेसिक रीज़न, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस कि ये तीनों टॉपिक मैं एक साथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इन तीनों टॉपिक के अंदर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हों और उस टाइम ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो. तो इसीलिए इन तीनों को एक साथ कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि एथिकल डायलेमा होता क्या है. एथिकल डायलेमा समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायलेमा क्या होता है और सारे के सारे डायलेमा क्या एथिकल डायलेमा होते हैं या नहीं होते. तो सबसे पहले डायलेमा, एज यू वी ऑल नो, व्हेन यू हैव टू थिंक और व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू things, two objects, two entities, and when you find difficulty in choosing them, तो उसी को डायलेमा कहते हैं. क्या सभी डायलेमा एथिकल डायलेमा होते हैं? नहीं, बिकॉज एवरी डायलेमा हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको सपोज GS1 कंप्लीट करना है या फिर GS4 और आपके पास लिमिटेड टाइम है. आप दोनों में से कोई एक ही कवर कर सकते हो और लिमिटेड टाइम है. तो दिस डायलेमा इज़ सिंपल डायलेमा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स. दूसरा एग्जांपल पेन से ले लेते हैं कि सपोज आपको ट्राइमेक्स पेन यूज़ करना है या फिर V5 यूज़ करना है. तो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल डायलेमा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स. तो एथिकल डायलेमा फिर क्या होते हैं? एथिकल डायलेमा वो डायलेमा होते हैं जिसके अंदर आपको किसी वैल्यू को चूज़ करना हो, किसी दो वैल्यूज़ के बीच में कुछ चूज़ करना हो और एक वैल्यू को छोड़ना पड़े, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझे तो जहाँ पर आपका डिसीजन, उस डायलेमा के अंदर आपका डिसीजन से जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़े या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल पड़े. बिकॉज हम एथिक्स की बात तभी करते हैं जब सोसाइटी से उसका कोई रिलेशन हो. अगर सोसाइटी नहीं तो एथिक्स भी नहीं. तो यानी कि वो डायलेमा जहाँ पर आपका डिसीजन या फिर आप जो डिसीजन लेने वाले उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ने वाला, उसी डायलेमा को एथिकल डायलेमा कहा जाता है. अब एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स या फिर वैल्यूज़ दैट कैन बी इक्वली जस्टिफिएबल, और फिर वन वैल्यू हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एथिकल डायलेमा को डिस्क्राइब करने के लिए. और अगर आप तीसरा पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ एन अपेरेंट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस प्रिंसिपल्स या फिर मॉरल इम्पेरेटिव्स. सो इससे ज़्यादा आपको एथिकल डायलेमा को डिस्क्राइब नहीं करना है. एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी, दो वैल्यूज़ के बीच में चॉइस करनी हो. डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, इंटीग्रिटी वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स. इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक नौकर होता है और वो अपने दुकानदार, जो मालिक होता है, दुकान का मालिक, उसके प्रति बहुत वफादार होता है बिकॉज उसके मालिक ने उसकी बुरे टाइम पर बहुत मदद की होती है. दैट इज़ वाई ही ऑलवेज रिमेन्स लॉयल टू हिम. लेकिन उसकी एक और आदत भी है, एक और वैल्यू भी है जिसको बहुत प्रायोरिटाइज करता है, वो है ट्रुथ. सच्चाई और ईमानदारी को भी हमेशा बहुत अच्छे से अपहोल्ड करता है. बट कभी कभी क्या होता है, जो उसका दुकानदार होता है, जो मकान और जो मालिक होता है दुकान का, वो कभी कभी सामान में कुछ मिलावट करता है. उस वजह से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है दुकान पे और नौकर से पूछताछ होती है. तो अब जब नौकर से पूछताछ होती है तो उसको पता है कि दुकानदार जो है, जो दुकान का मालिक है, वो ऐसा करता है. तो अब या तो वो सच का साथ दे सकता है या फिर लॉयल्टी का. अगर वो सच का साथ देता है तो लॉयल्टी जाएगी, अगर लॉयल्टी का साथ देता है तो ट्रुथ जाएगा. तो दिस इज़ नथिंग बट अ केस ऑफ एथिकल डायलेमा. अब इसके बाद हम समझ लेते हैं, हाँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेज टू रिजॉल्व, राइट सम वेज टू रिजॉल्व एन एथिकल डायलेमा इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इस तरीके से पॉइंट बनाकर आंसर लिख सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक ओवरव्यू ओवर दैम कि
पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी बैक सीटेड, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, डिसीजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बेसिस पे, रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोड ऑफ कंडक्ट, इम्पार्शियल और न्यूट्रल हो, लार्जर पब्लिक गुड हो, एनालिसिस हो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन का। उसके बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होता तो आप कॉन्शियंस की आवाज़ सुन सकते हो। उसके बाद भी अगर ना हो तो आप एडवाइस ले सकते हैं फ्रॉम ट्रस्टेड पर्सन या फिर सीनियर्स। एक और, हाँ, अगर आप फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन तो आप इस तरीके से फ्रेमवर्क बना सकते हो जहाँ पर एथिकल डिसीजन मेकिंग का तरीका, रिकॉग्नाइज एथिकल इशू, गेट द फैक्ट्स, इवैल्यूएट अल्टरनेट ऑप्शन एंड मेक डिसीजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एथिकल डायलेमा। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कॉन्शियंस एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस, अब कॉन्शियंस क्या होता है? इन अ क्रक्स, इन अ नटशेल, ये होता है इनर वॉइस, यानी कि इनर वॉइस विच टेल्स राइट और रॉन्ग, आपके अंतर मन की आवाज़ जो आपको सही और गलत बताए। इट इज़ नॉट एन इमोशन, रादर रैशनल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल डिसीजन। इतना ही आपको कॉन्शियंस के बारे में लिखना है इन केस अगर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अ थीफ नोज दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग, यानी कि एक थीफ को भी पता होता है कि चोरी करना गलत है। दिस इज नथिंग बट हिज और हर कॉन्शियस वॉइस। तो यानी कि सबके पास, हर एक इंडिविजुअल के पास उसका कॉन्शियस होता है जो उसको हमेशा बताता रहता है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग एंड व्हाट शुड बी डन। तो इसको थोड़ा सा मैंने और एलाबोरेट किया है। इसको अगर हम देख लेते हैं एक बारी कि फिर भी ऐसा क्या होता है कि वो अपने कॉन्शियस की आवाज़ नहीं सुन पाता है या उसको इग्नोर कर देता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज हिज और हर डिज़ायर्स या फिर इमोशन जो ओवर पावर कर लेते हैं उसके कॉन्शियस को। यानी कि एक चोर तभी चोरी कर पाता है जब वो अपने कॉन्शियस की आवाज़ को दबा देता है बाय हिज और हर डिज़ायर्स या फिर इमोशंस। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, अगर कॉन्शियस ये होता है जो आपको सही गलत बताता है तो व्हाट इज़ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस इज़ नथिंग बट जब आपका कॉन्शियस काम करना बंद कर दे। काम करना बंद कर दे इन द सेंस जब आपका कॉन्शियस आपको ये मदद ना कर पाए व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, यानी कि जब ये डिफ़िकल्ट हो जाए टू डिसाइड व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। या फिर दो सिचुएशन को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की कंडीशन में रखते हैं। ये बिफोर एक्शन है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। और आफ्टर एक्शन की बात करें, जब आपको ये वरी हो दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, when people get worried because they think that they have done something wrong, तो ये सिचुएशन भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाली सिचुएशन, यानी कि बिफोर एक्शन भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो सकता है, आफ्टर एक्शन भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन पीपल गेट वरीड दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसके लिए एग्जाम्पल है हिट एंड रन केस का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कार एक मोटर बाइक से टकरा जाती है और उसमें गलती भी मोटर बाइक वाले की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि कार ड्राइवर विक्टिम को रोड पर ही छोड़कर भाग जाता है बिकॉज फियर ऑफ लिंचिंग। कहीं कार वाले की गलती ना निकाल कर लोग उसकी लिंचिंग कर दें। और जब वो घर पहुंचता है तो उसको बहुत गिल्ट फील होता है कि शायद उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए था या फिर फर्स्ट एड देना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और घर आके बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है। तो ये था कि जब हमें ये लगता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई या फिर कुछ गलत कर दिया, तो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाली स्टेट है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जब हमें ये लगे कि हमें कोई एक वैल्यू में डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किन्हीं दो चीज़ों को चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, एक बॉय है, उसका बोर्ड का रिजल्ट आया है 10th का सपोज़, और उस लड़के की खासियत है कि वो सच बोलता है, हमेशा ट्रुथ बोलता है और अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनकी डिग्निटी का बहुत ध्यान रखता है। बट पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है तो उसके बोर्ड में कम परसेंटेज आती है, जस्ट सपोज 50%। अब वो किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं और फंक्शंस में जब रिलेटिव इकट्ठे होते हैं तो कुछ रिलेटिव्स की आदत होती है कि कुछ टांग खींची जाए किसी की। तो उस बच्चे से एक रिलेटिव पूछते हैं कि बेटा इस बारी कितनी परसेंटेज आई, जानबूझकर वो सवाल करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर वो सच बोलता है तो उसके पेरेंट्स की डिग्निटी हर्ट होगी, मतलब लोग उसके पेरेंट्स का मजाक उड़ाएंगे जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर वो पेरेंट्स की डिग्निटी का ध्यान रखता है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा।
तो इस केस में भी उसके पास अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सो दिस इज़ नथिंग बट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो रहा है। अब इनमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं यहीं के यहीं, कि जब भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है तो हमेशा उस स्टेट को एथिकल डायलेमा की तरीके से भी देखा जाएगा। बिकॉज जो कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियंस हो, रूल्स हो, लॉज, रेगुलेशन, ये हमेशा मदद करते हैं आपका एथिकल डायलेमा रिजॉल्व करने में कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। लेकिन अगर आपके कॉन्शियंस की आवाज़ ही ना आप तक पहुंच रही हो, या फिर कॉन्शियंस ही डिसाइड ना कर पा रहा हो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, तो उस सिचुएशन में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो रहा है। इसका मतलब ये है, तभी तो कॉन्शियंस, नहीं तो कॉन्शियंस तो बता देता व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की वजह से हमेशा सिचुएशन कैसी होगी, एथिकल डायलेमा वाली होगी। तो यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हमेशा विल लेड टू इन एथिकल डायलेमा। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को एथिकल डायलेमा की तरीके से भी देखा जा सकता है इन बिफोर एक्शन कंडीशन। अब एक चीज़ और थोड़ी छोटी सी मेंशन की थी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ ऐसा क्या होता है कि उनको क्या कॉन्शियंस की आवाज़ ही नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि बिकॉज कॉन्शियस तो सबके पास होता है और सबको पता चलता है कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। उनके साथ क्या सिचुएशन हो जाती है कि इतनी बार वो इग्नोर कर देते हैं अपने कॉन्शियस की आवाज़ को कि इग्नोरेंस फटीक की वजह से उनके कॉन्शियस की आवाज़ उन तक पहुंचनी ही बंद हो जाती है, या फिर उनका कॉन्शियस उससे बात करनी ही बंद कर देता है। इतना ज़्यादा वो उसको ओवर पावर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हिज और डिज़ायर, इमोशन, या फिर और भी कोई रीजंस की वजह से, कि उनका कॉन्शियस उनसे बात करनी ही बंद कर देता है। उनको सारी चीज़ फिर नॉर्मल लगने लग जाती है। सो दिस इज़ द केस ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक तरीके से एथिकल डायलेमा भी है। अब यहाँ पे हम बार बार एक चीज़ पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, इमोशंस और डिज़ायर्स, इमोशंस, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियंस हमेशा बात करता है, लेकिन उसके बीच में कुछ लेयर्स आ जाती हैं, इमोशंस, डिज़ायर्स, या फिर और भी कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम या तो अपने कॉन्शियस की आवाज़ को सुन नहीं पाते या सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। तो वो कुछ नहीं होते, वो डिज़ायर्स, इमोशन, या फिर और भी हमारे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाता है ओवर कॉन्शियस, और हम अपने कॉन्शियस की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बात की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, या फिर बहुत अच्छा है, या फिर बहुत अच्छे से आप इमोशंस को मैनेज करते हो, चैनलाइज करते हो, उनका मैनेजमेंट करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, और सोशल मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर है, लोगों के इमोशंस समझ सकते हो और उस तरीके से चीज़ों को फिर रख सकते हो, तो इस केस में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करता है कि आप क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाली सिचुएशन से बच जाओ, या फिर एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व कर लो। इसको अच्छे से समझते हैं। वही सिचुएशन उस लड़के वाली, एक तरफ उसके पास ट्रुथ था और एक तरफ उसके पास डिग्निटी ऑफ पेरेंट्स थी। अब सवाल उससे किया गया था, अब अगर इमोशनली इंटेलिजेंस का लेवल, इमोशनल कोशेंट उसका बहुत अच्छा है, तो वो ना तो इसको चूज़ करने वाला है ना इसको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की सिचुएशन में वो कोई ऐसा पाथ चुनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो दोनों की इमोशन समझ रहा है, रिलेटिव्स के भी कि दे वांट टू मेक मॉकरी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, या फिर वो अपने पेरेंट्स के इमोशन भी समझ वो अपने पेरेंट्स के इमोशन भी समझ रहा है और ख़ुद के इमोशन भी समझ रहा है, यानी कि वो तीनों के इमोशन समझ रहा है। और उसके बाद वो जो आंसर देता है वो इस तरीके से आंसर देता है कि हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े कम आए हैं, तो इतना आंसर दे के वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो इस केस में वो क्या करता है, ना तो वो कम्प्लीटली, ना तो कुछ झूठ बोल रहा है, ना ही वो उसने कुछ ऐसा बोला कि उसकी पेरेंट्स की डिग्निटी हर्ट हो जाए, यानी कि उसने एक बीच का रास्ता अपना लिया ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। उसने डिप्लोमेटिक आंसर दिया और दोनों चीज़ों से बच गया, दिस थिंग और दिस थिंग, यानी कि एथिकल डायलेमा। और फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से रिजॉल्व करने का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वे विच लेड टू डिप्लोमेटिक पाथ। तो डिप्लोमेसी जो है वो सारा गेम ही इसी चीज़ का है, इमोशनल इंटेलिजेंस का, और ये एथिकल डायलेमास को इसी तरीके से रिजॉल्व करती है। ये किसी एक को चूज़ नहीं करती, डिप्लोमेसी हमेशा बीच का रास्ता निकालती है
और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, यूक्रेन रशिया जो वॉर था उसके अंदर इंडिया का जो स्टैंड था, इंडिया का स्टैंड जब वर्ल्ड पूछ रहा था, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में, कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, एक तरफ तो रशिया इंडिया का फ्रेंड, और एक तरफ बात हो रही थी कि इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बूचा विलेज के एग्जाम्पल चल रहे थे, एक तरफ ये सब था और एक तरफ फ्रेंडशिप थी। अब इंडिया को किसी एक को सेलेक्ट करना था, तो ये एथिकल डायलेमा भी और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी है। अब इसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट चूज़ करती है वो चूज़ करती है मिडल पाथ, इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। वो कहते हैं कि वी सपोर्ट्स पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व बाय पीसफुल डायलॉग्स। तो यानी कि ना वो इधर का रास्ता चुनते हैं ना इधर का रास्ता चुनते हैं, रादर इन बिटवीन एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। दिस इज नथिंग बट डिप्लोमेसी एंड यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। सो यही था एथिकल डायलेमा और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के बारे में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। व्हेन सर्विस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी भी जो इनफॉर्मल भी अगर कोई पोस्ट पे है, इनफॉर्मली भी किसी पोस्ट पे है, अगर उसके सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में उसके सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे सेल्फ जो है इंडिविजुअली हो सकता है, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिंपली जब आप किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पर होते हो और उस पोस्ट की जो ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके डिसीजन की वजह से, आपकी उस ऑफिशियल पोस्ट की वजह से, जो आप डिसीजन लेते हो उसकी वजह से अगर ऐसा अपीयर होता है कि आपको ही फ़ायदा हो रहा है, अब उस आप में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, रिलेटिव सब आते हैं, अगर ऐसा हो रहा होता है तो उस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, या तो रियल होता है जब सिचुएशन आ ही जाए, और एक पोटेंशियल होता है जब टेंड टू राइज हो, यानी कि आभास हो रहा होता है कि ऐसा होने वाला है, बट इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम्स में, तो उसके बारे में ज़्यादा में सोचना नहीं है कि रियल पोटेंशियल व्हाट इज़ दिस। अब एग्जाम्पल इसका क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई जज जब किसी ऐसे केस को देख रहा होता है जिसमें उसके रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, या उसके फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर कोई भी, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा। या फिर अगर कोई टेंडर पास होता है बाय सीईओ या फिर कलेक्टर के थ्रू या फिर मैनेजर के थ्रू, और एप्लीकेंट जो हो उसके फैमिली मेम्बर हो, तो दिस इज़ नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जहाँ पर ये अपीयर हो रहा हो कि खुद के फ़ायदे के लिए ऐसा डिसीजन दिया गया है किसी पब्लिक पोस्ट के थ्रू या फिर किसी पब्लिक ऑफिस के थ्रू, जहाँ पर ऐसा एलिगेशन लग सकते हैं, ऐसा एलिज्ड हो सकता है कि फेवरेटिज्म हुआ है या फिर नेपोटिज्म हुआ है। दिस सिचुएशन कम्स इनटू द एम्बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इस सिचुएशन में अक्सर क्या होता है, जो पब्लिक सर्वेंट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू पुट इन राइटिंग अबाउट द नेचर, एक्सटेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू हायर अथॉरिटीज़। ऐसा क्यों किया जाता है? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, impartiality, neutrality and to maintain trust. This is very important. ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑफिस में करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रस्ट है तो कोई भी सिस्टम आराम से चल सकता है, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आराम से वर्क कर सकता है। अगर ट्रस्ट नहीं तो बहुत ज़्यादा टर्मोइल, अपहीवल, क्योटिक सिचुएशन हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थ्री। एक लास्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं। हाँ, कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कोई लेना देना नहीं होता एथिकल डायलेमा या फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब बात करते हैं एथिकल डायलेमा और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की। इसके अंदर जब भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है तो इसका मतलब ये है कि आप एथिकल डायलेमा के अंदर हैं, यानी कि जब भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होगा तो इसका मतलब ये है कि एथिकल डायलेमा हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थ्री। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।